हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। हमने ये चैप्टर 2 तक कर लिया था। अब हम आते हैं चैप्टर 3 पे, जो कि बताता है कंस्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी। सेक्शन 5 हमें बताता है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। The appropriate government may notify a district magistrate or additional district magistrate or collector or deputy collector as district officer for every district to exercise power or discharge function under this act। मतलब क्या है कि appropriate government क्या करेगी कि notify करेगी district magistrate या फिर additional district magistrate या collector या फिर deputy collector को as a district officer इस act में function को discharge करने के लिए। मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक पर्टिकुलर पोस्ट क्रिएट की गई है जो कि क्या करेगा, इस एक्ट में जो भी फंक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऊपर इम्पोज किए जाएंगे उसको डिस्चार्ज करेगा। और कौन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एम्प्लॉय करेगा, मतलब बनाएगा, वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा। और किसे बना सकता है, कौन कौन लोग हो सकते हैं उसमें? इसमें लोग हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है या फिर डिप्टी कलेक्टर। इन चारों को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाया जा सकता है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक। सेक्शन 6 हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। लोकल कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी और उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या होगी। Subsection 1, every district officer shall constitute in the district concerned a committee to be known as the local committee to receive complaints of sexual harassment from establishment where the internal committee has not been constituted due to having less than 10 workers or if the complaint is against the employer himself। मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाएगा, एक कमेटी बनाएगा जिसे क्या कहा जाएगा, लोकल कमेटी कहा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लोकल कमेटी बनाएगा और लोकल कमेटी का क्या काम होगा, वो कंप्लेंट को रिसीव करेगी। कौन सी कंप्लेंट को? सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट को किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर की, क्योंकि इंटरनल कमेटी नहीं बनी है या फिर क्यों नहीं बनी है इंटरनल कमेटी, हमने देखा था सेक्शन 4 हमें बताता है कि हर कोई भी वर्क प्लेस है तो वहाँ पे इंटरनल कमेटी का होना ज़रूरी है। लेकिन इंटरनल कमेटी है तो सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट कहाँ जाएगी, उस इंटरनल कमेटी के पास जाएगी जो कि सेक्शन 4 में कंस्टिट्यूट की गई है। लेकिन सेक्शन 6 में लोकल कमेटी कंस्टिट्यूट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंटरनल कमेटी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के कंप्लेंट्स को सुनने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स को सुनने के लिए जहाँ पे कि इंटरनल कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं की गई है। लेकिन इंटरनल कमेटी क्यों नहीं कंस्टिट्यूट की गई है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में? क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनकी संख्या कम थी। कितनी कम थी? 10 से भी कम थी। ऐसी जगह पे इंटरनल कमेटी नहीं कंस्टिट्यूट की गई है। या फिर जो कंप्लेंट है वो किसके अगेंस्ट है, वो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही है। तो हमने देखा था कि एम्प्लॉयर ही तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंस्टिट्यूट करवा रहा है और यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही जो है कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो कंप्लेंट है वो है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये कंप्लेंट है वो किसको होगी, लोकल कमेटी को होगी, लोकल कंप्लेंट कमेटी को। लोकल कंप्लेंट कमेटी कौन कंस्टिट्यूट करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंस्टिट्यूट करेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये कंस्टिट्यूट करने की अथॉरिटी किसने दी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दी, जो है सेक्शन 5 में। ठीक। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट 1 नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका एंड तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरिया एंड वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी इन द अर्बन एरिया। मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा, डेजिग्नेट करेगा। किस चीज़ के लिए? किसी भी ब्लॉक, तालुका, तहसील या फिर रूरल ट्राइबल एरिया क्या या फिर अर्बन एरिया में जो वार्ड म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ से कंप्लेंट को रिसीव करने के लिए। और कहाँ भेजेगा वो कंप्लेंट रिसीव करके? एंड फॉरवर्ड द सेम टू द कंसर्न लोकल कमेटी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों के भीतर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो कि यहाँ ब्लॉक वगैरह से कंप्लेंट को, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट को रिसीव करेगा और उस कंप्लेंट को 7 दिनों के भीतर लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास भेजेगा। ठीक। नोडल ऑफिसर की ये ड्यूटी हुई। ठीक। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकल कमेटी शैल एक्सटेंड टू द एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज कंस्टिट्यूटेड। मतलब जहाँ भी कंस्टिट्यूट किया गया है वहाँ पे उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा लोकल कंप्लेंट कमेटी का। ठीक। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या है कि क्षेत्राधिकार, जहाँ के मामलों को वो सुन सकता है। ठीक। तो जहाँ भी अपॉइंट किया, जहाँ भी उसको कंस्टिट्यूट किया गया वहाँ के मामलों को सुनेगा। ठीक। सेक्शन 7 हमें बताता है
कंपोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमिटी। लोकल कमिटी का क्या क्या कंपोजिशन कैसे होगा? तो द लोकल कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। लोकल कमिटी में ये फॉलोइंग मेंबर्स होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। लोकल कमिटी से रिलेटेड सारे जो अथॉरिटी, जो पावर्स है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास होंगे कि कैसे कंस्टिट्यूट होगी, कैसे वर्क करेगी, ये सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बताएगा। ठीक, इसका ए बताता है अ चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। चेयरपर्सन होगी जो कि एक एमिनेंट वुमेन, एक प्रतिष्ठित महिला होगी जो कि सोशल वर्क या फिर वुमेन से रिलेटेड कॉज में जिसने प्रतिष्ठा हासिल की होगी, जिसने काम किया होगा, तो उसको एक चेयरपर्सन उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, बी है वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एमंग्स द वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका और तहसील एंड वार्ड और म्यूनसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ऐसी एक और वुमेन होगी जो कि मेंबर जिसको जो अपॉइंट होगी जो कि ब्लॉक, तालुका, तहसील, म्यूनसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम कर रही हो, ऐसी वुमेन को अपॉइंट किया जाएगा। टू मेंबर्स ऑफ होम एटलीस्ट वन शैल बी वुमेन। मतलब देखिए, एक जो चेयरपर्सन थी वो भी वुमेन थी, एक और वुमेन जो कि ब्लॉक, तालुका लेवल पे काम कर रही हो वो और फिर दो मेंबर हैं जो कि जिसमें कि एक वुमेन होगी जो कि नॉमिनेट की जाएगी। कैसे? टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एमंग सच NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और अ पर्सन फैमिलियर विद द इशू रिलेटिंग टू द सेक्शुअल हरासमेंट विच में बी प्रेस्क्राइब। मतलब दो मेंबर और अपॉइंट किए जाएंगे जिसमें से कि एक वुमेन होगी, एक वुमेन जो कि NGO में काम कर रही हो या फिर ऐसा NGO जो कि वुमेन की कॉज के लिए काम कर रहा हो या फिर सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड घटनाओं से परिचित हो, मतलब उसमें डील करता हो, तो ऐसे वुमेन को मतलब ऐसे दो मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी शुड प्रेफरेबली हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ और लीगल नॉलेज। मतलब ऐसे एक जो दो मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, इसमें एक नॉमिनी ऐसा होगा जिसको कि लॉ या लीगल नॉलेज होगी, लॉ से रिलेटेड नॉलेज होगी। ठीक, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी शैल बी अ वुमेन बिलोंगिंग टू द SC ST और OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जैसे देखिए, दो लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, उसमें से एक ऐसा होगा जिसका कि लीगल बैकग्राउंड हो और एक ऐसा होगा जो कि SC ST OBC या फिर कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। ठीक, D, the concerned officer dealing with the social welfare or women and child development in the district shall be a member ex officio। मतलब क्या है कि कोई जो सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का जो डील करने वाला, डिस्ट्रिक्ट में जो सोशल वेलफेयर या फिर वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट से डील करने वाला जो होगा जो ऑफिसर, वो भी जो कि उसको भी एक मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो इसका जो कंपोजिशन है आप देखें तो वो है 1, एक चेयरपर्सन है जो कि वुमेन है, 1 प्लस क्या है 1 एक जो वुमेन है ब्लॉक, एक और मेंबर है जो कि वुमेन है, एक ये भी वुमेन, ये भी वुमेन। ठीक, फिर 1 + 1 + 2, इसमें से एक 2 में एक वुमेन होगी, 2 जिसमें कि इसको हम ऐसे देखते हैं 1 + 1। ठीक, एक लीगल बैकग्राउंड का होना चाहिए, एक जो है कि SC ST OBC कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी का होना चाहिए, और एक ऐसा होगा जो डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट या फिर सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट से जो डील कर रहा होगा वो। ठीक, ये भी वुमेन होगी, ये भी वुमेन होगा, इसमें से एक मेल होगा, मतलब मेल होगा और एक फीमेल। ठीक, मतलब ये भी वुमेन ही होगी, और ये इसका ऐसे कुछ बताया नहीं गया है कि ये कि वुमेन होगी या मेन होगा। ये जो भी ऑफिसर डील कर रहा हो, वो ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो भी डील कर रहा हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इस तरीके से ये इसका कंपोजिशन हो गया लोकल कंप्लेंट कमिटी का, 1 + 2 + 1, एक वुमेन। ठीक, और एक ये। ठीक, आपको समझ में ऐसे आ गया होगा इसकी कंपोजिशन। ठीक, अब हम आते हैं क्लॉज 2 पे, मतलब सबसेक्शन 2 पे, जो कि हमें बताता है द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ द लोकल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो भी टेन्योर है इन मेंबर्स का जो कि ऊपर अपॉइंट किए गए हैं सबसेक्शन 1 में, वो 3 साल होगा। और क्लॉज सबसेक्शन 3 में बताता है वेयर द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमिटी, इनको रिमूव कैसे किया जाएगा, जो कि हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के
बारे में भी देखा था कि रिमूव कैसे किया जाएगा। तो उस तरीके से क्या है कि सेक्शन 16 के प्रोविज़न को जो कंट्रावीन कर रहे हैं वो, और फिर क्या है, हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस और एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज पेंडिंग हमें अगेंस्ट हिम, या तो उन्हें कन्विक्ट किया जा चुका है या फिर उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है। फिर क्या है कि हैज़ बीन गिल्टी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रही है, ठीक। और या फिर उन्होंने अपनी पोजीशन को ऐसे अब्यूज़ किया है कि उनकी उस ऑफिस में कंटिन्यूअस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगी, प्रेजुडिशली अफेक्ट करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब क्या है, चेयर पर्सन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी या फिर के किसी भी मेंबर या फिर चेयर पर्सन को कैसे रिमूव किया जाएगा, सेक्शन 16 के प्रोविज़न को उन्होंने कंट्रावीन किया है। सेक्शन 16 आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। और उन्होंने उनको कन्विक्ट किया जा चुका है किसी ऑफेंस के लिए, या फिर उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, ठीक, और उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर उन्होंने अपनी पोजीशन को ऐसे अब्यूज़ किया है कि उनका उस पद पे बने रहना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, ठीक। ये 4 ग्राउंड दिए गए हैं। इसके आधार पर जो चेयरपर्सन या फिर लोकल कमेटी के जो भी मेंबर हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक। क्लॉज 3 में, सबसेक्शन 3 में यही था जो कि मैंने आपको बता दिया। सबसेक्शन 4 हमें बताते हैं, द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द लोकल कमेटी अदर देन मेंबर्स नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज बी एंड डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी इंटाइटल टू सच फी और अलाउंसेस फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकल कमेटी एज मे बी प्रेस्क्राइब। मतलब क्या है, जो चेयर पर्सन है लोकल कमेटी का या फिर और जो मेंबर है उसके अलावा जो कि क्लॉज बी एंड डी में कंस्टिट्यूट किए गए थे, बी एंड डी में जो कंस्टिट्यूट किए गए थे उनको छोड़ के जो भी मेंबर्स और चेयरपर्सन है उनको ऐसी फी या अलाउंसेस दी जाएगी जो कि प्रेस्क्राइब्ड हो लोकल कमेटी को, ठीक। ग्रांट्स एंड ऑडिट सेक्शन 8 हमें बताता है, subsection 1, the central government may after due appropriation made by parliament by law in this behalf made to the state government grants of such term of such money as the central government may think fit for being utilized for the payment of fee or allowances referred to in subsection 4 of section 7, ठीक। इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट जो भी अप्रोप्रिएशन मेट करती है, जो भी उसके आधार पे स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद एक ग्रांट ऑडिट करेगी, ग्रांट भेजेगी, सम ऑफ मनी भेजेगी जो कि उसे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किस चीज़ के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, जो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7 जो लोकल कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको रिमनरेशन देने के लिए या फिर और कोई भी काम जो हो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सम ऑफ मनी देगी, ग्रांट करेगी, ठीक। सबसेक्शन 2 में बताता है, the state government may set up an agency and transfer the grant made under subsection 1 to that agency। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेज दिया सबसेक्शन 1 में। अब सबसेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक एजेंसी को सेटअप करेगी, किस चीज़ के लिए, कि जो वो ग्रांट है वो उस एजेंसी को ट्रांसफ़र कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसे एजेंसी को दे दिया, ठीक। सबसेक्शन 3 हमें बताता है, द एजेंसी शैल पे टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विद सच सम एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ फी और अलाउंसेस रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7, ठीक। अब क्या है कि एजेंसी जो कंस्टिट्यूट हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को वो पैसा ट्रांसफ़र करेगी, जो लोकल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर्स हैं उनको पैसा देने के लिए, उनको रिमनरेशन देने के लिए। 4 हमें बताता है, the account of the agency referred to in subsection 2 shall be maintained and audited in such manner as may in consultation with the accountant general of the state be prescribed, and the person holding the custody of the accounts of the agency shall furnish to the state government before such due as may be prescribed its audited copy of amount together with the auditor's report thereon। मतलब क्या है कि जो एजेंसी को फंड स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया, इसकी ऑडिटिंग कैसे होगी, ऐसे तरीके से होगी जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट हैं वो बताएं कि हाँ इस तरीके से इनकी ऑडिटिंग होनी चाहिए एजेंसी के फंड्स की, तो उसी तरीके से ऑडिटिंग होगी। और जो ये जिसके पास इस फंड की कस्टडी है, जो कि एजेंसी का प्रेसिडिंग ऑफिसर जिसके पास ये कस्टडी है, वो हमेशा टाइम टू टाइम ऑडिटेड कॉपी ऑडिटर्स की रिपोर्ट के साथ भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। ठीक, अब हम आते हैं चैप्टर 4 पे। इस तरीके से चैप्टर 3 हमने देख लिया, चैप्टर 4 पे हम आते हैं। चैप्टर 4 कंप्लेंट है, ठीक। कंप्लेंट सेक्सुअल हरासमेंट की कैसे होगी, सेक्शन 9 हमें बताता है। कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, सबसेक्शन 1,
Any aggrieved women may make in writing a complaint of sexual harassment at workplace to the internal committee if so constituted or the local committee in case it is not so constituted within a period of 3 months from the date of incident, and in case of series of incident within a period of 3 months from the date of lost incident। मतलब क्या है, aggrieved women क्या करेगी, मेक करेगी, क्या करेगी, राइटिंग में कंप्लेन करेगी सेक्सुअल हरासमेंट की जो कि उसके साथ वर्क प्लेस पे हुआ है। कहाँ करेगी, इंटरनल कमेटी को करेगी यदि कॉन्स्टिट्यूट हुआ है तो, अगर नहीं हुआ है तो लोकल कमेटी को करेगी। कितने दिन में करेगी, 3 महीने में करेगी। जब भी उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट कमिट हुआ है उसके 3 महीने के भीतर वो क्या करेगी, वो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को इसकी कंप्लेन करेगी राइटिंग में। और अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, मतलब एक बार नहीं कई बार उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, तो जब उसका लास्ट इंसिडेंट जब हुआ था उसके 3 महीने के भीतर करेगी। ये इसका लिमिटेशन पीरियड है, आप कह सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोवाइडेड दैट हमें बताता है वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। अगर ये कंप्लेंट सबसेक्शन 1 में हमें बताया गया कि कंप्लेंट राइटिंग में किया जाएगा, लेकिन अगर ये कंप्लेंट राइटिंग में नहीं हो सकता है तो क्या होगा, the presiding officer or any member of the internal committee or the chairperson or any member of the local committee, जो internal committee के presiding officer हैं या members हैं या फिर local committee के जो chairperson हैं या फिर members हैं, वो क्या करेंगे, shall render all reasonable assistance to the women for making the complaint in writing। उसे हर प्रकार की reasonable जो युक्त सहायता हो सकती है वो उस women को देंगे कि वो writing में complaint करें। ठीक, provided further that the internal committee or as the case may be the local committee may for the reasons to be recorded in writing extend the time limit not exceeding 3 months if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the women from filing a complaint within the set period। मतलब क्या है कि इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी 3 महीने का और टाइम एक्सीड कर सकती है उसे कंप्लेन करने के लिए। देखिए पहले हमने क्लॉज 1 में पढ़ा था, सबसेक्शन 1 में हमने देखा कि 3 महीने के अंदर उसे कंप्लेन करनी है, लेकिन अगर लोकल कमेटी या फिर इंटरनल कमेटी को लगता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो विमेन कंप्लेन नहीं कर सकी विद इन 3 महीने जो कि फिक्स किया गया था टाइम, तो वो क्या करेगी, 3 महीने और एक्सटेंड कर देगी, मतलब कुल मिला के 6 महीने। ठीक, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है जब कमेटी ये सेटिस्फाइड हो जाती है कि कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से वो नहीं कर पाई। तो अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे, where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise। मतलब aggrieved women की mental या physical incapacity है, वो नहीं कर सकती है उसे कोई तो, या फिर उसकी डेथ हो गई है या कुछ और कारण है, तो क्या होगा, her legal heir or such other person as may be prescribed may make a complaint under the section। उसके लीगल एस या फिर कोई और भी उसके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकता है। सेक्शन 10 मतलब सेक्शन 9 में हमने देखा कंप्लेंट कैसे होगी, अब हम सेक्शन 10 में देखते हैं कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन कैसे होगी, subsection 1 the internal committee or as the case may be the local committee may before initiating an inquiry under section 11 and at the request of the aggrieved women take a step to settle the matters between her and respondent through conciliation। मतलब इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी सबसे पहले ये कोशिश करेगी कि इंक्वायरी शुरू करने से पहले, इंक्वायरी सेक्शन 11 में हम देखेंगे, उसको शुरू करने से पहले वो चाहेगी कि जो एग्रीव्ड वुमेन है, जो रिस्पोंडेंट है, उनका जो मामला है वो कॉन्सिलिएशन के थ्रू सेटल हो जाए। ठीक, प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी मेड एज अ बेसिस ऑफ कॉन्सिलिएशन। मतलब जो कॉन्सिलिएशन होगी उसका आधार कोई मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा कि आप इतना पैसा दे दीजिए और मतलब केस को रफा दफा कर दिया जाए, तो ये एक ग्राउंड नहीं होगा, इसके आधार पर कॉन्सिलिएशन नहीं होगी। कॉन्सिलिएशन सलाह मशवरे से आपस में बातचीत करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, लेकिन कोई रुपए पैसे का इसमें ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि आपने इतना पैसा दे दिया तो हम भूल जाएं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 बताता है वेयर सेटलमेंट हैज़ बीन अराइव्ड एट अंडर सबसेक्शन 1 द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट सो अराइव्ड एंड फॉरवर्ड द सेम टू द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू टेक एक्शन एज स्पेसिफाइड इन द रिकमेंडेशन। मतलब क्या है कि अगर सेटलमेंट मतलब कॉन्सिलिएशन के लिए सबसेक्शन 1 में भेज दिया गया, सबसेक्शन 2 में अगर कॉन्सिलिएशन हुई और उसमें उसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक मशवरा हो गया, एक सेटलमेंट, एक प्रॉपर जगह पे वो दोनों आके टिके कि नहीं, एक सेटलमेंट हो गई है दोनों के बीच में, दोनों ने आपस में राय मशवरा करके अपने जो भी दिक्कतें थी उसको सॉल्व कर लिया, एक सेटलमेंट अराइव हो गई है, तो वो जो चीज़ है वो इंटरनल कमेटी क्या करेगी, एम्प्लॉयर को भेजेगी, लोकल कमेटी क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को वो चीज़ भेजेगी, वो जो सेटलमेंट हुई है।
ठीक। सबसेक्शन 3 में बताता है द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी शैल प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ द सेटलमेंट एज रिकॉर्डेड इन सबसेक्शन 2 टू द एग्रीड वुमेन एंड द रेस्पोंडेंट। मतलब इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी जो भी सेटलमेंट उनके बीच में हुई है उसकी कॉपी एग्रीड वुमेन और रेस्पोंडेंट दोनों को देंगे। ठीक। सबसेक्शन 4 हमें बताता है वेयर अ सेटलमेंट इज अराइव्ड एट अंडर सबसेक्शन 1 नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी। अगर सेटलमेंट हो गई है तो क्या होगा, कोई इंक्वायरी आगे उस पर कोई नहीं कंडक्ट की जाएगी, चाहे इंटरनल कमेटी के द्वारा चाहे लोकल कमेटी के द्वारा। ठीक। इस तरीके से सेक्शन 10 हमने देखा। सबसेक्शन 1 ने हमें बताया कि ये जो रिस्पोंडेंट हैं और एग्री वुमेन है इनके लिए इंक्वायरी शुरू करने से पहले कॉन्सिलिएशन के पास भेजा जाएगा दोनों को। सबसेक्शन 2 में अगर कॉन्सिलिएशन का कोई सेटलमेंट हुआ तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी उसे भेजेगी एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। और सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि ये जो कॉपीज़ हैं सेटलमेंट की ये एग्री वुमेन और रिस्पोंडेंट दोनों को दी जाएंगी, और अगर सेटलमेंट हो गया है तो आगे कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से सेक्शन 10 हो गया। अब सेक्शन 11 हम पढ़ते हैं, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। ठीक। सबसेक्शन 1 हमें बताता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के क्या प्रोविजन थे? कॉन्सिलिएशन के प्रोविजन थे। द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में भी इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी क्या करेगी? शैल वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provision of service rule applicable to the respondent. ठीक। and where no such rule exists in such manner as may be prescribed, or in case of domestic worker the local committee shall, if prima facie case exists, forward the complaint to the police within a period of 7 days for registering the case under section 509 of the IPC and any other relevant provision of the said code where applicable। मतलब क्या है कि अगर क्या है कि कॉन्सिलिएशन नहीं हुआ दोनों पार्टीज़ के बीच में तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी क्या करेगी? अगर रिस्पोंडेंट क्या है? एक एम्प्लॉय है, मतलब जिसने किया है सेक्सुअल हरासमेंट का जो कंडक्ट है, जिस व्यक्ति ने किया है वो एक किसी वर्क प्लेस पे एक एम्प्लॉय है, तो उसके खिलाफ कैसे प्रोसीड करेगी इंटरनल कमेटी? वो क्या करेगी? वो जो सर्विस रूल होता है, हर ऑफिस में एक सर्विस रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अगर ऐसा कोई कंडक्ट किया है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा या फिर क्या कंसिक्वेंस होंगे। सर्विस रूल्स में होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको उसके अगर जो रिस्पोंडेंट है वो एक एम्प्लॉय है तो उसको उसके सर्विस रूल के हिसाब से उसको इंटरनल कमेटी डील करेगी। और अगर क्या है कि अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर है किसी घर में जाके वो घर का काम कर रही है, हाउस होल्ड वर्क कर रही है, तो उसके खिलाफ क्या है कि लगता है कि जो लोकल कमेटी है उसको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ कमिट हुआ है, तो सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। और ये जो लोकल कमेटी है वो उसे 7 दिनों के भीतर, जब उसके पास कंप्लेंट आई और उसे लगा लोकल कमेटी को कि हाँ ऐसा मामला बनता है, एग्री वुमेन के साथ ऐसा कुछ किया गया है, तो वो क्या करेगी? वो इस कंप्लेंट को 7 दिनों के भीतर पुलिस के पास भेज देगी और उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया जाएगा। किस सेक्शन में? आईपीसी के सेक्शन 509 में, या फिर कोई और सेक्शन जो उस परिस्थितियों में एप्लीकेबल हो, जो इस केस में एप्लीकेबल हो, उस सेक्शन को उसमें लगाया जाएगा। जैसे 509 है, 354 है, ABCD जो भी ये सारी चीज़ें आईपीसी में डील करती हैं तो उसके तहत उसको डील किया जाएगा। ठीक। और प्रोवाइडेड दैट हमें बताता है where the aggrieved women informs the internal committee or the local committee as the case may be that any term or condition of the settlement arrived at under subsection 2 of section 10 has not been complied with by the respondent, the internal committee or the local committee shall proceed to make an inquiry into the complaint or as the case may be forward the complaint to the पुलिस। मतलब क्या है कि एग्रीड वुमेन अगर इन्फॉर्म करती है इंटरनल कमेटी को और लोकल कमेटी को इन्फॉर्म करती है, क्या इन्फॉर्म करती है कि जो सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 में कॉन्सिलिएशन हुआ था ना, जो सेटलमेंट हमने किया था आपस में सलाह मशवरा करके, ये जो है जो रिस्पोंडेंट है ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसने ब्रिच कर दिया, उसने कंप्लाई नहीं किया, तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी क्या करेगी? कोई बात नहीं, हम अब इंक्वायरी करेंगे, मतलब इंक्वायरी होगी उस रिस्पोंडेंट के खिलाफ और या फिर केस को पुलिस के पास भेज दिया जाएगा। ठीक। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर बोथ द पार्टीज आर एम्प्लॉयज, दोनों पार्टियां क्या है? एम्प्लॉय हैं, किसी भी पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे दोनों पार्टियां एम्प्लॉय हैं, तो क्या होगा? द पार्टीज शैल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड अ कॉपी ऑफ द फाइंडिंग शैल बी मेड अवेलेबल टू बोथ द पार्टीज इनेबलिंग देम टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द फाइंडिंग बिफोर द कमिटी। मतलब इंक्वायरी के दौरान उन्हें कहा जाएगा कि उन्हें सुनने का, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनको सुनने का कि वो उनका वर्जन क्या है केस का, वो क्या बता रहे हैं, तो उनकी बात सुनने का उन्हें एक अवसर दिया जाएगा। और
जो फाइंडिंग की कॉपी है वो उन्हें दी जाएगी, और क्या है कि उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन करने का भी मौका दिया जाएगा उस फाइंडिंग के खिलाफ, मतलब उनकी सुनी जाएगी, उन्हें एक सुनने की भी उन्हें सुनने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और जो भी फाइंडिंग्स आ रही है उसको दिखाया जाएगा, और उनसे पूछा जाएगा कि आपको फाइंडिंग के खिलाफ कुछ कहना है, तो वो भी सुना जाएगा। ठीक। और सबसेक्शन 2 हमें बताता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 509 ऑफ द IPC, द कोर्ट में व्हेन द रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑर्डर payment of such term as it may consider appropriate to the aggrieved women by the respondent having regard to the provision of section 15। मतलब क्या है कि 509 में जो भी पनिशमेंट दी गई है उसको छोड़ के नॉट स्टैंडिंग उसके कि कोर्ट क्या करेगी, रिस्पोंडेंट अगर कन्विक्ट हो जाता है ऑफेंस का तो उसे कहेगी कि कुछ सम जो है वो पे करने के लिए, किसे पे करने के लिए, एग्रीव्ड वुमेन को पे करने। ठीक। तो अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 पे। मतलब बेसिकली क्या है, सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि कुछ सम कोर्ट रिस्पोंडेंट से लेके एग्रीव्ड वुमेन को देगी। ठीक। और सबसेक्शन 3 हमें बताता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोड फॉर द सिविल कोड the Code of Civil Procedure 1908 5 of 1908 when trying a suit in respect of the following matters namely। मतलब जो इंक्वायरी है वो जो सबसेक्शन 1 में होगी तो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी जो है उसके पास वही पावर होगी जो कि CPC में एक सिविल कोर्ट के पास होती है। ठीक। और वो क्या पावर्स होगी, ए समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। मतलब वो किसी भी व्यक्ति को समन कर सकती है यानी बुला सकती है और क्या करेगी, उसे ओथ पे एग्जामिन कर सकती है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी और प्रोडक्शन के बारे में भी ऑर्डर कर सकती है। एनी अदर मैटर विच में भी प्रेस्क्राइब, और कोई भी मामले को वो और कोई भी पावर वो एक्सरसाइज कर सकती है जो कि इस एक्ट में प्रेस्क्राइब किए गए हों। ठीक। बेसिकली जो इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी है वो एक सिविल कोर्ट की तरह उसके पास पावर्स होंगी। ये सबसेक्शन 3 हमें यही बताता है। सबसेक्शन 4 द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। जो इंक्वायरी है, जो इंक्वायरी सेक्शन 11 की है, ये 90 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इंक्वायरी टू कंप्लेंट देखा। इसमें हमने देखा कि इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जो है अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो उसके साथ उस इंक्वायरी कैसे करेगी, जैसे कि उसका सर्विस रूल एप्लीकेबल हो, और अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर आती है तो उसके खिलाफ क्या, मतलब उसने अगर किसी के खिलाफ अपने हाउस होल्ड में जहाँ वो काम कर रही है कंप्लेंट लगाया है तो उसके उसका जो केस है वो 7 दिनों के भीतर पुलिस के पास भेज दिया जाएगा कि वो मतलब सेक्शन 509 ऑफ IPC या फिर रेलेवेंट प्रोविज़न जो है वो उसके खिलाफ केस रजिस्टर किए जाएंगे। तो 2 तरीके से इंक्वायरी होगी। जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए अलग दिया गया है कि सर्विस रूल, और जो डोमेस्टिक वर्कर है उसके लिए IPC के सेक्शन 509 पुलिस के थ्रू। ठीक, ये है। और उसके बाद फिर सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि जो कोर्ट है वो कुछ पैसों को भी कुछ सम को ऑर्डर कर सकती है कि पेमेंट करे रेस्पोंडेंट एग्रीव्ड वुमेन को। और सबसेक्शन 3 हमें बताता है जो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी है वो उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी CPC के तहत। और जो ये इंक्वायरी है ये 90 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। सेक्शन 11 हमें यही बताता है। ठीक, इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे के चैप्टर्स आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।